हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 का मॉडल पेपर हल कर रहे थे। इसमें हम जो लास्ट प्रश्न था उसके ऊपर आ गए थे और हमने इसके जो प्रश्नों की संख्या है वो 23 थी, पर पेपर में जो कुल प्रश्न होंगे वो 23 होंगे और हमने प्रश्न संख्या 22 तक हल कर लिया। और अब हमारे पास जो प्रश्न संख्या 23 है उसको हल करना है। और हमने कल भी चर्चा की थी कि जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो होंगे आपके पास 21 नंबर और 22 नंबर और 23 नंबर। ये 3 प्रश्न हैं, ये निबंधात्मक होंगे और प्रत्येक प्रश्न यहाँ 4 अंक का आएगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक आएगा? 4 अंक आएगा। और इनके अंदर अथवा में भी प्रश्न होगा। तो हमने 21 में जो दोनों प्रश्न थे, अथवा का भी था, उसका भी हल कर लिया था और हमने 22 का भी हल कर लिया था, अथवा वाले का भी हल कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न संख्या 23 है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें फिक्स है कि जो प्रश्न संख्या 23 जो एग्जाम में आएगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। और चैप्टर 12 क्या है? रेखिक प्रोग्रामन समस्या संबंधी चैप्टर है, एलपीपी है। तो उसके अंदर से प्रश्न आएगा। और हमारे पास में यहाँ स्क्रीन पे जो प्रश्न दिख रहा है वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए, यानी मैक्सिमाइजेशन करना है इसका। और यहाँ हमारे पास में जो कंडीशन है, व्यवरोध दिए हैं कि 5x + 2y ≤ 10 और 3x + 5y ≤ 15, x ≥ 0 और y ≥ 0 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमें उद्देश्य फलन दिया है, जो z है, इसे हम कहेंगे उद्देश्य फलन और इसे हम लिखते हैं उद्देश्य फलन है ये। और उद्देश्य फलन जो z बराबर हमें दिया है ये है हमारे पास में 3x + 2y। और यहाँ हमें जो व्यवरोध दिए हैं, कंडीशन है हमारे पास में, ये हैं 5x + 2y ≤ 10 है। और दूसरी जो कंडीशन है ये है 3x + 5y और ≤ 15। और यहाँ है x ≥ 0 और y ≥ 0। ये हमें दिया है। अब इसका हल हम करते हैं कि क्या होगा इसका हल। इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमें व्यवरोध दिए हैं, इन सभी कंडीशनों से हम एक आलेख बनाएंगे और इनका एक सुसंगत हल देखेंगे और हम यहाँ कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। और इन कोणीय बिंदुओं से हम देखते हैं कि किस बिंदु पर z का मान अधिकतम होगा। तो सबसे पहले हम व्यवरोध लेते हैं फर्स्ट वाला और हम यहाँ लिखते हैं कि 5x + 2y ≤ 10 के लिए सुसंगत हल ज्ञात करेंगे, के लिए सुसंगत हल। तो यहाँ सबसे पहले हम दिए गए जो प्रतिबंध को है वो बराबर में रखते हैं और यहाँ रख दिया 5x + 2y = 0 और हम इसको ग्राफ में निर्दिष्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले x = 0 रखते हैं, यहाँ रखते हैं x = 0। तो y बराबर क्या आएगा? तो y बराबर में क्या आएगा? x के बराबर 0 पुट करें तो y के बराबर आ जाएगा हमारे पास में 5 आ गया। y के बराबर में क्या आ गया? 5 आ गया। और अब हम देखते हैं कि y बराबर में 0 तो x बराबर में क्या आएगा? यहाँ से तो हमें जो बिंदु देखने को मिला है ये है 0,5। और यहाँ से हम देखते हैं y बराबर में अगर 0 रखते हैं तो x बराबर में कितना आएगा? तो यहाँ y की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2। x का मान कितना आया? 2, यानी 2,0 ये आ गया। अब जो दूसरा प्रतिबंध है उसे हल करते हैं हम। जो दूसरा प्रतिबंध है उसे हल करते हैं। तो हमारे पास में जो दूसरा प्रतिबंध है ये है 3x + 5y ≤ 15। 3x + 5y ≤ 15 के लिए हम इसके सुसंगत हल देखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? देखो, इसको भी हम बराबर के इक्वल टू के लिखते हैं 15 को। तो यहाँ 3x + 5y = 15 आ गया। और इसमें भी हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो x बराबर में 0 तो y का मान कितना आ जाएगा? 3, यानी यहाँ से जो बिंदु आएगा वो क्या होगा? 0,3 होगा। और अब हम चलते हैं और y का मान यहाँ 0 रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ बिंदु क्या आएगा।
तो हम यहाँ लिखते हैं y बराबर में 0, तो x बराबर, अगर यहाँ हम y की जगह 0 रखते हैं तो 3x बराबर में 15 हो गया, यानी x बराबर में आ गया 5, x का मान आ गया 5, तो यानी 5,0 आ गया, y का मान तो 0 है, x का 5 है, तो ये हमारे पास में बिंदु आ गए। ये जो दो प्रतिबंध थे इनको हमने रख लिया, और इसके बाद में है हमारे पास में थर्ड जो प्रतिबंध हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि x भी प्लस का हो और y भी प्लस का हो, ऐसी सिचुएशन प्रथम चतुर्थांश में होती है। तो इनका जो क्षेत्र होगा हल का वो किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, जो कि प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करते हैं। ये जो प्रतिबंध हैं, व्यवरोध हैं, ये हमें प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करते हैं। और अब हम जो दिए गए हमारे पास में बिंदु थे, इनकी सहायता से हम यहाँ कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। और यहाँ देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बना लिया है yx, और ये बना लेते हैं हम xx। ये तो है हमारे पास में xx, इस साइड में x डैश लगा देते हैं, और ये है y, और ये हमारे पास में है y डैश। इसके ऊपर हम बिंदु निर्दिष्ट करें तो यहाँ हम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस साइड भी हम लिख देते हैं कि 1, 2, 3, 4, और ये हमने रख दिया 5। ये हमने जो रखा है ये आए हैं बिंदु, ये बिंदु हैं इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस साइड भी 1, 2, 3, 4 और 5 तक हमने रख दिया है। और अब हम चलते हैं यहाँ और बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हैं। जो प्रथम प्रतिबंध था इससे देखते हैं हमारे पास में 0,5 और 2,0 आया है। 2,0 का मतलब तो ये बिंदु आ गया, 2,0 का मतलब तो ये बिंदु आ गया हमारे पास में। 2,0 का मतलब तो ये बिंदु आया है हमारे पास में, यानी यहाँ रख देते हैं हम 2,0। दूसरा बिंदु था हमारे पास में, वो था हमारे पास में 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान 5 इसके ऊपर होगा, तो ये होगा 0,5। और इस रेखा को हम मिला देते हैं। इस रेखा को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास में ये आएगा कि ये हमने इस रेखा को मिला दिया। और ये रेखा कौन सी है, एक तरह से सरल रेखा x और y में जो रेखा है ये है, पहली जो रेखा थी 5x प्लस 2y, है ना, ये है 5x प्लस 2y बराबर में, यहाँ रख देता हूँ 5x प्लस 2y बराबर में 10 है। अब दूसरी रेखा की हम चर्चा करते हैं और दूसरी रेखा के बारे में हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो दूसरी रेखा है 3x प्लस 5y, यहाँ से हमारे पास जो बिंदु आए वो 0,3 और 5,0। 0,3 आया है पहला बिंदु, तो 0,3 तो x का मान 0 और y का मान 3, तो ये होगा, ये बिंदु हो गया 0,3। और दूसरा है 5,0, तो 5 यहाँ होगा, तो ये हमारे पास में आ गया 5,0। और इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमारे पास में ये एक रेखा मिल जाएगी। और ये रेखा किसकी थी, ये थी 3x प्लस 5y बराबर 15। 3x प्लस 5y बराबर में 15 था, ठीक है। ये हमारे पास में बिंदु आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इनका हल देखते हैं कि इनका हल किस साइड में होगा सुसंगत। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रेखा हो तो हम क्या करते हैं कि इस रेखा के मान लो इस साइड का कोई बिंदु ले लो या फिर इस साइड का कोई सा भी बिंदु ले लो इस क्षेत्र का, और इस रेखा के जो प्रतिबंध है, इस रेखा का जो प्रतिबंध है आपके पास में 5x प्लस 2y और यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 था, इसमें अगर हम रखें x और y का मान इस साइड से कोई बिंदु लेके, और अगर ये उसको संतुष्ट करे
और उसको क्या करें, उस बिंदु को संतुष्ट करें कि वास्तव में ये बिंदु सत्य है इस कंडीशन के लिए, तो हम ये कह देंगे कि इसका हल इस साइड में होगा। और अगर मान लो कि ये इस बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब इसका हल इस रेखा के विपरीत दिशा में होगा। ऐसे ही इस रेखा का हल निकालते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु रख लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और हम क्या करते हैं कि मूल बिंदु रख के देख लेते हैं कि x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। देखो पहले ये रखते हैं, पहले जो प्रतिबंध है इसी के अंदर अपन यही रख लेते हैं, यहाँ रखते हैं प्रतिबंध के लिए, यहाँ रख देता हूँ मैं 5x + 2y ≤ 10 है। 0,0 पर अगर ये निकालते हैं तो ये भी 0 + 0 ≤ 10, यानी 0 ≤ 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सत्य है कि 10 हमेशा 0 से बड़ा होता है, जो कि सत्य है, अगर ये सत्य है, हमने कौन सी रेखा के लिए, जो पहली रेखा थी हमारे पास में 5x + 2y ≤ 10, इस रेखा के लिए हमने 0,0 रखा और कंडीशन सत्य आ गई। और ये 0,0 जो मूल बिंदु है वो रेखा के इस साइड में है, तो इसका जो हल होगा वो इस साइड में होगा। ऐसे इसका जो हल है वो इस साइड में होगा, और ये हमने रख दिया कि इसका हल वो इस साइड में होगा। अब हम चलते हैं दूसरी रेखा पे, और अगर दूसरी रेखा की बात करें तो हमारे पास में ये है। तो दूसरी रेखा के लिए हम देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास में। यहाँ देखो इसमें हम रखते हैं 0,0, यहाँ रख देते हैं 3x + 5y ≤ 15, 5x + 15 0,0 पर। यहाँ x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रखते हैं, तो 0 + 0 और <= 15, 0 <= 15। और ये क्या है, सत्य है कि 15 जो है वो 0 से बड़ा होता है, जो कि सत्य है। इसका मतलब आपने ये रेखा ली है और इस रेखा का जो इस साइड का नीचे का बिंदु लिया आपने मूल बिंदु, और यहाँ पर ये सत्य आ गया, इसके लिए जो प्रतिबंध है वो संतुष्ट होता है। तो इसका मतलब इसका जो भी हल होगा वो इस साइड में होगा। ये लो, ये इस साइड में होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास में दो प्रतिबंध और थे कि प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, तो इसका मतलब इसका हल इस साइड में होगा। इसका मतलब इस रेखा का जो हल है, जो इसका हल है वो इस साइड में होगा। ये x बराबर में 0 है, x के जो मान 0 होंगे वो y पर 0 होंगे, और y के जो मान 0 होंगे वो x पर होंगे। तो x > 0 और y > 0 दोनों के लिए ये हल आएगा। इसका मतलब इनका जो कॉमन जो क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, देखो कॉमन जो क्षेत्र आएगा वो ये आएगा। कॉमन क्षेत्र ये आया, कॉमन क्षेत्र ये होगा, ये जो क्षेत्र होगा ये कॉमन क्षेत्र होगा, ये और ये बिंदु हमारे पास में है 0,0, ये हमारे पास में है 0,3, और ये है 2,0 बिंदु, ये नहीं है हमारे पास में। ये बिंदु यहाँ हम इनको नाम दे देते हैं, ये तो है O बिंदु, और इसको मान लेते हैं हम A, और इसको दे देते हैं B, और इसको दे देते हैं C। तो अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु होंगे वो B नहीं है हमारे पास में, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो बिंदु B है वो इस रेखा के और इस रेखा के दोनों के प्रतिच्छेदन पर है। तो यानी ये ऐसा बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी हम इस रेखा के समीकरण से और इस रेखा के समीकरण से दोनों से x और y का मान निकाल के बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो बिंदु B रेखाओं के प्रतिच्छेदन का बिंदु है, प्रतिच्छेदन का बिंदु है। इसलिए दोनों समीकरणों से एक समीकरण तो है हमारे पास में 5x + 2y बराबर में 5x + 2y बराबर में 10 है, और दूसरा जो समीकरण है 3x + 5y बराबर में 15 है। एक समीकरण है 5x + 2y बराबर में 10, और जो दूसरा समीकरण है वो है हमारे पास में 3x + 5y बराबर में 15।
3x प्लस 5y बराबर में 15। यहाँ से देखते हैं दोनों समीकरणों से, दोनों समीकरणों को हम एक काम करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 15x आ गया, और यहाँ चलते हैं तो हमारे पास में आ गया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6y आ गया, और ये 30 आ गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x, और इसको 5 से किया तो 25 का y, और इसको 5 से किया तो 15 5 75 आ गया। ये लो जी। अब इसका हल करते हैं हम आगे, और दोनों को हम घटा देते हैं। घटाते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, और ये हमने 15x से 15x कैंसिल कर दिया, और यहाँ हमारे पास में जो बचेगा, यहाँ बच गया हमारे पास में, यानी जो माइनस का 25 है और प्लस का हमारे पास में 6 है, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 19y बच गया। और यहाँ देखते हैं हम कि जो 75 है ये तो माइनस का है और 30 प्लस का है, तो यहाँ हमारे पास में जो मान बचेगा ये बच गया हमारे पास में माइनस का 45 बच गया। और अब हम देखते हैं यहाँ से कि y का मान क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 45/19 आ गया। ये किसका मान आया, y का मान। अब हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हम समीकरण 1 में रख के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में अगर मान निकाले तो यहाँ जाएगा 5x प्लस 2, और यहाँ y की जगह रख देते हैं हम 45/19, और बराबर में हमारे पास में है 10। तो यहाँ इसका अगर हल करते हैं हम तो हमारे पास में क्या आएगा, 5x प्लस 2 और ये 45, और ये हो गया 90/19, और बराबर में 10 आ गया। इसको उस साइड में लेके जाते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखो 5x इज इक्वल टू 10 माइनस का 90/19, और यहाँ देखते हैं हम 5x बराबर, यहाँ आ गया 190 माइनस 90/19, यानी हमारे पास आ गया 100/19 आ गया। 5 से इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो x बराबर आ गया 20/19, यानी हमारे पास जो बिंदु B था इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 20/19 x का मान, और y का मान 45/19, यानी इस B बिंदु के निर्देशांक इसका मान है 20/19 और यहाँ है 45/19 आया है। अब हम क्या करते हैं कि 0, 0, 2, 0 और ये 20/19 और 45/19 और ये 0,3 है, इनके ऊपर हम z का अधिकतम मान चेक करते हैं कि किस बिंदु पर z का अधिकतम मान होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, और इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं तो हमारे पास में क्या होगा। तो देखो इसके लिए अगर हम टेबल बनाते हैं तो देखो सबसे पहले तो लिखते हैं हम कोणीय बिंदु, और इसके बाद में लिखते हैं हम, यहां लिख लेते हैं z बराबर 3x प्लस का 2y। z बराबर में क्या था, 3x प्लस का 2y था, जिसका मान हम देखते हैं कि z बराबर में 3x प्लस 2y था का मान, और यहां हम इसकी टेबल बना देते हैं। यहां हमारे पास में जो भी बिंदु होंगे उन्हें रख लेते हैं हम, और ये हमने रख लिया, और यहाँ यहाँ हम दिखा देंगे कि किस बिंदु पर अधिकतम होगा। तो इसके लिए हमने एक बॉक्स और बना लिया। अब हम वो बिंदु लिखेंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो था 0,0 मूल बिंदु था, जो O बिंदु था, और बिंदु A जो था ये क्या था, बिंदु A जो था वो था हमारे पास में, बिंदु A था हमारे पास 0,3 और ये है 2,0। बिंदु A जो था ये है 0,3, ये था 0,3, और जो बिंदु B है ये है हमारे पास में x का मान आया 20/19 और y का मान आया था 45/19। और अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, तो हम लिखते हैं C ABCE। तो C के निर्देशांक लिखते हैं, तो वो था हमारे पास में 2,0 था, और इसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें टेबल में कि इनके मान क्या होंगे। तो देखो अगर हम x का मान 0 रखते हैं, y का 0 रखते हैं, तो हमारे पास में 0 ही आ जाता है, और 0,3 रखते हैं, x की जगह हमने 0 रखा
तो ये तो जेड बराबर हमारे पास 0 आया। एक्स की जगह हम रखते हैं क्या 0 और वाई की जगह 3, तो ये जेड बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ अगर हम रखें 3 गुणा एक्स का मान है 20/19 प्लस यहाँ है 2 और इंटू में 45/19, तो 19 तो इनका एलसीएम आ गया। और ऊपर क्या आ गया देखो 19 और यहाँ हमारे पास में आ गया 60 और ये हो गया 90, 60 और 90 150 आ गया। ये आ गया हमारे पास में 150 और 150/19 और ये 2,0 जो है ये भी रखते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 0, तो z बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ये तो 0 है, अधिकतम मान देखना है हमें, और z बराबर में 6 यहाँ है और z बराबर में 6 यहाँ है। इस मान पे चेक करते हैं, इस मान पे चेक करते हैं तो यहाँ हमारे पास में जो मान आएगा 7.8 ऐसे कुछ मान आएगा, 7.8 के समथिंग मान आएगा। तो इसका मतलब अधिकतम मान तो यही है, इसका मतलब अधिकतम मान तो यही है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया अधिकतम मान आ गया, अधिकतम मान आ गया। ये कौन से कोणीय बिंदु पर है बी पर है। तो इसका मतलब इसका जो अधिकतमीकरण करना था किस बिंदु पर आएगा वो 20/19 और 45/19 पर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः z बराबर 3x + 2y बिंदु 20/19 और यहाँ होगा हमारे पास में 45/19 पर अधिकतम होगा, पर अधिकतम होगा। तो इसकी ये अधिकतमीकरण की समस्या करनी थी हमें। तो सबसे पहले तो हम अधिकतमीकरण हो या न्यूनतमीकरण हो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो दिए गए प्रतिबंध है उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि वो कैसे प्रतिबंध हैं। तो हमने सबसे पहले प्रतिबंधों को ही लिखा है और इसके बाद में हम देखते हैं कि इन प्रतिबंधों को 0 के बराबर रख के हम इनके जो निर्देशांक अक्षों के ऊपर जो इनके बिंदु होंगे, यानी इस सरल रेखा को हम निर्दिष्ट करेंगे। इसके लिए कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए, इसलिए हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। और एक बार x बराबर 0 रख के y का मान आ गया, एक बार y बराबर 0 रख के x का मान आ गया, तो ये 2 बिंदु आ गए। और फिर ऐसे ही हमने प्रतिबंध 2 को हल किया और वहाँ से भी x और y के मान दोनों बिंदु ज्ञात कर लिए। और यहाँ हमें तीसरा प्रतिबंध दिया गया था, इसे भी हमने डिनोट कर लिया और हमने ग्राफ बनाया, बिंदुओं को मिला करके सरल रेखाओं के जो बिंदु थे वो बनाए और हमने हल क्षेत्र देखा। हल क्षेत्र देखने के लिए, किसी भी रेखा का हल क्षेत्र देखने के लिए हम मूल बिंदु उसमें रखेंगे। हमने ये फिक्स कर दिया कि मूल बिंदु ही रखेंगे। हम कोई सा भी बिंदु रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल बिंदु इसलिए रख रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अगर हम ये देखते हैं कि मूल बिंदु रखने के बाद प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि मूल बिंदु की तरफ ही उस रेखा का हल होगा। और अगर ये ऐसा नहीं है कि मूल बिंदु पे प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है तो मूल बिंदु की विपरीत दिशा में इसका हल होगा। तो हमने ऐसा ही किया, मूल बिंदु रखने के बाद में हमें जो हल क्षेत्र मिला वो हमें ये हल क्षेत्र मिला है। और इस हल क्षेत्र के जो कोणीय बिंदु हैं ये हमने देखा कि किस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने ये बिंदु थे, इनके 3 बिंदु के निर्देशांक हमारे पास पहले से थे और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में नहीं थे। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमने देखा कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु है तो ये दोनों रेखाओं से हमें ज्ञात हो सकता है और प्रतिच्छेदन बिंदु हमें ज्ञात हो गया 20/19 और 45/19। ऐसे हमारे पास 4 बिंदु आए और इसके बाद में हमने एक टेबल बनाई और टेबल में हमने ऐसा लिखा कि एक साइड में कोणीय बिंदु लिखा जो जहाँ पर यहाँ हमारे कोणीय बिंदु बन रहे थे, और इसके बाद में हमने z के मान निकाला और z के मान में देखा कि अधिकतम किस मान पे है। अधिकतम क्या मान आया है, तो अधिकतम मान 7.8 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो b का मान जो होगा, जो अधिकतम मान होगा वो b पर होगा, यानी 20/19 और 45/19 पर होगा। इसका मतलब मैं ऐसे प्रश्न हम और भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।